अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ईरान के साथ किसी भी तरह की पैदा होने वाली सूरत हाल का मुकाबला करने तैयार हैं, इस्राईली वज़ीर दिफा का बयान। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इस्राईली ड्रोन को मार गिराने के बाद लुबनान के वादी बका में इस्राईली बमबारी। रूस के शहर ओरेस्क में तकरीबन 2000 अफराद को महफूज मुकामात पर किया गया मुंतकिल। डैम टूटने से देहातों में पानी भर गया। इंडिया इत्तेहाद ने जमानत को गुनाह बनाया, भारत को आंख दिखाने वाले आज आटे को तरस रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बिहार के नवादा में इंतखाबी रैली से किया खिताब। बीजेपी भगवान राम के नाम पर फसाद कराती है और एनआईए को रियासत में कराती है दाखिल। मगरबी बंगाल के प्रोलिया में सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बरहरास्त हमला। हारबनी गोलियार एक्सप्रेस में बम की इत्तला से रेलवे में खौफ व हरास। पूरी ट्रेन की चेकिंग 1 घंटे तक रही जारी। इत्तला निकली गलत। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का इज्तिमा अनशन। सीनियर लीडर जंतर मंतर पर हुए जमा। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इस्राईल के वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान के साथ किसी भी तरह की पैदा होने वाली सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। वो ईरानी जर्नलों के हालिया हलाकत के बाद ईरान की तरफ से हर मुमकिन जवाब के बारे में इतवार के रोज़ फौजी हुक्काम के एक इजलास की सदारत करने के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। आला सतह के इजलास में इस्राईल की जंगी सलाहियतों और चैलेंजों का जायजा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर दिफा ने इस अमर पर जोर देकर कहा कि इस्राईल की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने हर तरह की दरपेश होने वाली सूरत हाल के मुकाबले तैयारी कर ली है। ये बात उनके ऑफिस की तरफ से जारी करदा एक बयान में कही गई है। ख्याल रहे, ईरान ने धमकी दे रखी है कि इस्राईल के हालिया हमलों का जवाब दिया जाएगा। इस्राईली हमले में पासदारान इनकलाब के 7 अफसरान मारे गए थे, जिनमें एक सीनियर कमांडर भी शामिल था। इस्राईल की तरफ से यह हमला दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर किया गया था। इस्राईल ने इसकी तस्दीक नहीं की है कि इन हमलों के पीछे इसका हाथ था, अगरचे इस्राईली रहनुमाओं ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो अस्करी ग्रुपों को इसराइल के खिलाफ मदद दे रहा है। अस्करी ग्रुप इसराइल के साथ हालत जंग में हैं। इसराइल की तरह अमेरिका भी ईरान की तरफ से किसी किस्म के खतरे के पेश नज़र हाई अलर्ट पर है। अमेरिका ऐसे किसी भी मुमकिन ईरानी हमले के लिए चौकस है जो खत्ते में अमेरिका या इसराइली असासों, तनसीबात या अहदाफ को निशाना बनाने के लिए हो सकता है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इस्राईली ड्रोन को मार गिराने के चंद घंटे बाद इसराइल ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब लुबनान के वादी बका के मशरक़ी इलाकों में कई मुकामात पर बमबारी की है। हमारे ज़राए के मुताबिक इसराइल ने के मशरक़ में बलबक के 2 इलाकों पर 4 हमले किए, जिनमें से एक ने मुल्क के मशरक़ में बलबक शहर के करीब अल सफारी के इलाके में हथियारों के एक खाली स्टोर को निशाना बनाया। खबररसा इदारे रॉयटर्स ने लुबनानी सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया है कि हमलों में से एक ने शाम की सरहद के करीब गांव जनता में लुबनानी हिज़्बुल्लाह के तरबियती कैंप को निशाना बनाया। एम्बुलेंस इन इलाकों की तरफ रवाना हुई जहां बमबारी की गई थी। हफ्ते के रोज़ हिज़्बुल्लाह ने लुबनानी सरजमीन पर एक इसराइली हम्स 450 मुसल्लह ड्रोन को मार गिराने का ऐलान किया था, जबकि इसराइली फौज ने तस्लीम किया कि उसका एक ड्रोन इलाके में ज़मीन से फिजा में मार करने वाली मिसाइल से मार गिराया था। इसराइली फौज ने एक मुख्तसर बयान में कहा है कि कुछ देर पहले लुबनान की फ़िज़ाई हदूद में काम करने वाली फ़िज़ाइया के एक ड्रोन पर ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला मिसाइल दागा गया। ड्रोन लुबनान के अंदर गिरकर तबाह हो गया।
رافع میں ایک کیمپ میں رہنے والے بے گھر فلسطینیوں نے رمضان کے آخری دہے میں رافع میں ایک کیمپ میں رہنے والے بے گھر فلسطینیوں نے رمضان کے آخری دہے میں اپنا روزہ کھولا۔ غازہ کی تاریخ میں ہونے والی شدید ترین بمباری کے دوران بہت سے خاندان غازہ کے جنوب میں قائم ہونے والے بڑے خیموں میں منتقل ہونے پر مجبور ہیں، جہاں خوراک، پانی، طبی دیکھ بھال، ایندھن یا محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں۔ غازہ کے جنوبی ترین شہر رافع کے آس پاس کے علاقوں میں بہت سے لوگوں کی موجودگی کے پیش نظر عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ شہر کے خلاف اسرائیلی فوج کی کارروائی ناقابل تلافی تباہی کا باعث بنے گی۔ 2024 کے پہلے 3 مہینوں کے دوران مزید امداد کی اجازت دینے اور مزید یرغمالیوں کی رہائی کے لیے طویل جنگ بندی پر بات چیت ابھی تک نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوئی ہے۔ غازہ کے 2.3 ملین آبادی میں سے نصف سے زیادہ رفح کے علاقے میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ غازہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غازہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 33,137 ہو گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج نے 4 فوجی کارروائیوں میں 46 فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور 65 کو زخمی کیا، جس کے بعد 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیلی اور حماس کے درمیان تنازع شروع ہونے کے بعد سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 33,137 اور زخمیوں کی تعداد 75,815 ہو گئی ہے۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی عید الفطر کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں انڈونیشیا کی، جہاں عوام عید الفطر کی تیاریوں میں مصروف دیکھی گئی۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی مناسبت سے عید کے لیے مقامی لوگوں کو ناشتہ، کپڑے اور دیگر چیزیں کی خرید و فروخت کے لیے دکانوں کا رخ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ جکارتا میں تانا ابانگ مارکیٹ کے خریداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ بازاروں میں، مالز میں لوگوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے خریداری مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ 58 سالہ گاہک حاجی الفیان نے کہا ہے کہ اگر قیمتیں مہنگی بھی ہوں تو ہم خریدنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ انڈونیشیا میں جمعرات یعنی 11 اپریل کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں بھی رمضان کے آخری دہے میں عید الفطر کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پاکستان بھر میں شاپنگ مالز اور روایتی مارکیٹیں عید الفطر سے قبل گاہکوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن اس سال خریداروں اور دکانداروں دونوں کا کہنا ہے کہ افراط زر خریداری کے جوش و خروش کو کم دیکھا جا رہا ہے۔ رمضان کے آخری ہفتے میں عام طور پر خریداری کا جنون دیکھا جاتا ہے۔ روزہ کھولنے کے فوری بعد عوام نئے کپڑوں، زیورات اور جوتوں کی تلاش میں بازاروں کا رخ کرتے ہیں، جو عام طور پر پاکستان میں 3 دنوں کے لیے عید کی ضروری چیز سمجھی جاتی ہے۔ کراچی اور لاہور کے بڑے آؤٹ ڈور بازاروں کے گاہکوں اور دکانداروں نے رائٹرز کو بتایا کہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں رواں سال رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر 10 اپریل کو منائی جا سکتی ہے، تاہم چاند کے اوپر بھی یہ بہت حد تک ڈیپینڈ ہے۔ پاکستان کو افراط زر کے اہم چیلنجز کا سامنا ہے، جو گزشتہ مئی میں 38% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا۔ روس اور یوکرین کے درمیان ایک دوسرے کے فوجی اہداف پر حملوں سے رساکشی جاری ہے، کیونکہ روس نے ہفتے کے روز یوکرین کے فوجی صنعتی اداروں پر حملہ کیا، جبکہ یوکرین نے روسی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ روسی وزارت دفاع نے اطلاع دی کہ گزشتہ روز روسی فوج نے بختربند گاڑیوں کی پیداوار اور دیکھ بھال اور فوجی ہوائی اڈوں میں شامل یوکرین کی تنصیبات پر کلسٹر بموں کو حملوں کو انجام دینے کے لیے طویل فاصلے تک درست گائیڈڈ گولہ بارود اور ڈرونز کا استعمال کیا۔ تمام پہلے سے طے شدہ مقاصد کامیابی سے حاصل کیے گئے۔ مزید برآں روسی فوج نے یوکرین کی فوج کے کئی حملوں کے خلاف کامیابی سے دفاع کیا اور کوبنسک ڈونیسٹک میں کئی حملے کیے۔ یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے اسی دن گزشتہ 24 گھنٹوں میں 50 سے زیادہ لڑائیوں کی اطلاع بھی دی ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے 41 مقامات پر حملے کیے ہیں، جہاں روسی فوجی اہلکار، ہتھیار اور ساز و سامان موجود تھے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر ڈورل میں ایک بار میں فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور ایک پولیس اہلکار سمیت 7 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ ایک بحث کے بعد پیش آیا، جس میں ایک شخص نے
हथियार निकाला और फिर जवाबी कार्रवाई करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर हलाक कर डाला। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का निशाना बनने वाले 6 अफराद राहगीर थे और एक पुलिस ऑफिसर की टांग में गोली लगी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन के इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले ममालिक में अमेरिका में आतिशी असलहा से कत्ल के वाक़यात की शरह सबसे ज्यादा बताई गई। रूस के शहर ओरस्क में तकरीबन 2000 अफराद को उनके घरों से निकाला गया। रूसी हुक्काम ने कहा है कि दरियाए यूरल में बढ़ते हुए पानी की वजह से दरिया के किनारे के देहातों में सैलाब आ गया और एक डैम टूटने की खबर है। खबरसां इदारे तास के मुताबिक इलाकाई हुकूमत का कहना है कि कजाकिस्तान के साथ रूस की सरहद के करीब वाक़ 2,30,000 की आबादी वाले इस शहर से हज़ारों घरों में पानी भर जाने के बाद लोगों को निकाला गया है। इमरजेंसी सर्विस की वजारत की जानिब से शाये की गई वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि रिहायशियों को लाइफ जैकेट्स पहनकर लाइफ बोट्स में सवार होने में मदद की जा रही है। खबर यूक्रेन से। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों से बचाए जाने के बाद 200 चमगादड़ों को जंगल में छोड़ दिया गया। उनकी सेहत को बहाल किया गया और ट्रैकिंग और तहकीक के लिए एक माइक्रोचिप नस्ब की गई। यूक्रेनी चमगादड़ों की बहाली का मरकज रजाकारों के साथ कीव के एक पार्क में जमा हुआ और इन्हें शाम होने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इन चमगादड़ों में से कुछ को फ्रंटलाइन शहरों से बचाया गया था। रिहाई पाने वाली चमगादड़ों में बेबी चमगादड़ भी शामिल है, जिसे 35 साला फौजी ने गोलाबारी के बाद मशरक़ी फ्रंट लाइन पर बचाया था। अगरचे गारों को आमतौर पर उनकी रिहाइशगाह के तौर पर देखा जाता है, लेकिन फितरत और शहरकारी पर इंसानी असरात ने चमगादड़ों की कुछ अक़साम को शहरों में लाया है, जहां वो इमारतों और तहखानों में भी रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। लोगों का जोश देखकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाद की सरजमीन के जोश को देखकर लगता है कि बिहार में एनडीए का झंडा लहराने वाला है। इंडिया इत्तेहाद को निशाना बनाते हुए इन्होंने मजीद कहा है कि इंडिया इत्तेहाद के पास ना तो विजन है और ना ही एतबार। वही लोग जो दिल्ली में एक साथ खड़े हैं, मुख्तलिफ रियासतों में एक दूसरे को गाली देते हैं। बिहार में आपस में झगड़ा है। ये लोग हैं जो मजबूरी में इकट्ठा हुए हैं और उनकी मजबूरी का एक ही नाम है, इक़्तिदार की खुदगर्जी। इंडिया इत्तेहाद का मतलब है बदगुमानों का ठिकाना। इंडिया इत्तेहाद का मतलब है मुल्क दुश्मन नफरत अंगेज़ ताकतों का घर। एनडीए इत्तेहाद ने बिहार के नवादा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर की हिमायत में एक जलसे-आम का इनेकाद किया। पीएम मोदी ने इस जलसे-आम से खिताब किया। इस जलसे-आम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। पीएम मोदी से पहले इन्होंने नवादा में एक जलसे-आम से भी खिताब किया। इन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी के दौरे हुकूमत में लोगों को जंगल राज की याद दिलाई। सीएम नीतीश ने कहा है कि बिहार को वज़ीर-ए-आज़म के जरिए मरकज़ी हुकूमत की तरफ से काफ़ी मदद मिली है। इसके लिए मैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बहुत बड़े जलसे-आम से खिताब किया। पीएम मोदी ने अपने खिताब का आगाज़ बंगाली ज़बान में सलाम करते हुए किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले जलपाईगुड़ी के देवता बाबा जलपेश और बुरहानी देवी की पूजा की। पीएम मोदी ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही जलपाईगुड़ी के इलाकों में जान माल का बड़ा नुकसान हुआ था। मैं उन लोगों से इज़हार ताज़ियत करता हूँ जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। पीएम मोदी ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी ख्वाहिश की। पीएम मोदी ने कहा है कि पूरे मुल्क और पूरे बंगाल में एक बार फिर मोदी हुकूमत की एक ही आवाज़ गश्त सुनाई दे रही है। बिहार के पाटलिपुत्रा से राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा की उम्मीदवार मीसा भारती ने नवादा में पीएम मोदी की रैली से पहले भारतीय जनता पार्टी पर तंज किया और कहा कि बीजेपी बगैर किसी एजेंडे के इलेक्शन लड़ रही है, जबकि इंडिया इत्तेहाद रोजगार, एमएसपी और दीगर मसाइल पर बात कर रहा है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो बगैर किसी एजेंडे के इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि इंडिया इत्तेहाद कई एजेंडों पर इलेक्शन लड़ता है। हम रोजगार, एमएसपी और दीगर मसाइल के बारे में बात कर रहे हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पुरुलिया में कहा है कि रैलियां और मीटिंगें करें लेकिन फसाद ना करें। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी ही हंगामा करती है। वोटिंग 19 अप्रैल को है और वो भगवान राम के नाम पर 17 अप्रैल को फसाद कराएंगे।
और फसाद करके NIA को रियासत में दाखिल कराएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी एहतजाज कर रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने आज यानी इतवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर इज्तिमाई अनशन और एहतजाज का ऐलान किया। इसमें आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर MP और दिल्ली हुकूमत के वज़रा भी शिरकत करेंगे। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी आज इज्तिमाई अनशन में है। बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाला से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। मार्च में उन्हें गिरफ्तार करने से पहले ED ने तवील पूछताछ भी की थी। इससे पहले CM केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रुजू किया था ताकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को किसी भी किस्म की ताज़ियती कार्रवाई करने से रोका जाए। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत से कबल ही अपनी अर्जी वापस ले ली थी, जबकि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। इसके बाद ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी मनसूख कराने के लिए ट्रायल कोर्ट भी गए, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त हमला किया। इन्होंने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि पार्टी के एक लीडर ने घोटाले के किंग शरद रेड्डी से 55 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला किया है। बीजेपी के एक लीडर ने घोटाले के सरगना शरद रेड्डी से तकरीबन 55 करोड़ की रिश्वत ली। रेलवे में उस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब बिहार के बरौनी से ग्वालियर जाने वाली ट्रेन बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस में बम की इत्तला मिली। बम की इत्तला मिलने के फौरी बाद ट्रेन को बाराबंदी रेलवे स्टेशन को रोका गया, जिसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की बड़ी तादाद भी मौके पर पहुंच गई। सबने मिलकर ट्रेन में तकरीबन 1 घंटे तक तलाशी मुहिम चलाई, लेकिन ट्रेन के अंदर से कोई धमाका खैर या काबिल एतराज़ चीज़ नहीं मिली। इसके बाद रेलवे ने राहत की सांस ली। इसके बाद रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में बम की इत्तला झूठी साबित हुई और इसमें कोई गलत मवाद नहीं मिला। ASP नॉर्थ चिरंजीव नाथ सिंह ने बताया है कि इतवार की सुबह 9 बजे करीब इत्तला मिली कि ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस में बम नस्ब किया गया है। इत्तला मिलने के तकरीबन 8 मिनट बाद पुलिस फोर्स, फायर ब्रिगेड और कई थानों के बम डिस्पोजल स्क्वाड बाराबंकी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। इसके बाद गोरखपुर से आने वाली ट्रेन को फौरन रोक दिया गया। जैसे ही ट्रेन रुकी, पुलिस एहलकार ट्रेन के अंदर दाखिल हुए और हर डिब्बे की तलाशी लेने लगे। इस दौरान डार्क स्पॉट और बम डिस्पोजल ने ट्रेन की हर कोने में तलाशी ली, लेकिन ट्रेन के अंदर से कुछ ना मिला। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ईरान के साथ किसी भी तरह की पैदा होने वाली सूरत हाल का मुकाबला करने तैयार हैं, इस्राईली वज़ीर दिफा का बयान। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इस्राईली ड्रोन को मार गिराने के बाद लुबनान के वादी बका में इस्राईली बमबारी। रूस के शहर ओरेस्क में तकरीबन 2000 अफराद को महफूज मुकामात पर किया गया मुंतकिल। डैम टूटने से देहातों में पानी भर गया। इंडिया इत्तेहाद ने जमानत को गुनाह बनाया। भारत को आंख दिखाने वाले आज आटे को तरस रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बिहार के नवादा में इंतखाबी रैली से किया खिताब। बीजेपी भगवान राम के नाम पर फसाद कराती है और NIA को रियासत में कराती है दाखिल। मगरबी बंगाल के पुरुलिया में CM ममता बनर्जी का बीजेपी पर बरहरास्त हमला। हारबनी ग्वालियर एक्सप्रेस में बम की इत्तला से रेलवे में खौफ व हरास। पूरी ट्रेन की चेकिंग 1 घंटे तक रही जारी। इत्तला निकली गलत। CM केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का इज्तिमा अनशन। सीनियर लीडर जंतर मंतर पर हुए जमा। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।